हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपका एक सेशन में आप लोगों का सेबी पे कर चुकी हूँ, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा था। हालांकि वो सेशन आधे घंटे का था तो बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन हाँ एक आइडिया आप लोगों को मिला होगा क्योंकि उस सेशन में हमने पजल सॉल्व करी थी। दूसरा सेशन मैंने आप लोगों के लिए किया है जहाँ पे मैंने उन टॉपिक्स को आप लोगों के सामने लाई हूँ जो बहुत आसान से टॉपिक है, जिनको आप बहुत जल्दी कवर करके अपनी रीजनिंग सेक्शन को क्वालिफाई कर सकते हैं सेबी पर, सेबी एग्जाम के लिए। और तीसरा सेशन आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ जहां पे हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सेबी एग्जाम के। और आपको एक आइडिया मिलेगा, मैं कुछ 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को आज कराने वाली हूँ। और ये 10 से 15 क्वेश्चन से आपको पहली बात तो ये आइडिया मिलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या है। दूसरा, आपको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ रीजनिंग बहुत आसानी से हम इसकी क्लियर कर जाएंगे, और कहीं ना कहीं रीजनिंग की पकड़ आपके बाकी एरिया को भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। अगर आप चैनल पर आज पहली बार कनेक्ट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करना है। क्यों? क्योंकि अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलता है जो आपकी प्रिपरेशन में चार चांद लगाता है, जैसे कि करंट अफेयर्स है और डेली क्विजेज है। तो चलिए सीधे आते हैं, अपनी मुद्दे की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत ये ना पैटर्न आपका 2022 का एग्जामिनेशन पैटर्न मैंने रखा है। 2022 में जैसा पेपर आया था वही क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाई हूं, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि क्या लेवल होने वाला एग्जामिनेशन का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड गाइस, ये अड्डा 24/7 का हमेशा आप लोगों के लिए एक विजन रहता है। वो विजन यही है कि पढ़ाई अफोर्डेबल हो, हमारे साथ कनेक्टेड जो दूर दूर गांव में भी बैठ के लोग, जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं बहुत दूर वाले एरिया से, या जो उतना शायद जिनके लिए फीस भरना उतना मुश्किल, उतना उतना आसान नहीं है, तो उन सभी का ध्यान रखते हुए अड्डा ने फिर से होली के इस उत्सव पे आप लोगों के लिए प्राइसेस को और कम किया है। 79% का फ्लैट डिस्काउंट आपको फैकल्टी डिस्काउंट कोड यूज करने पे मिल रहा है, और साथ ही साथ 1% का डिस्काउंट कोड आपको डिस्काउंट मिल जाएगा आपको अड्डा की एप्लीकेशन से। तो 79+1 यानी कि टोटल 80% का ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड Y651। और इस समय आपके सब एग्जाम जो हैं, क्योंकि रेगुलर बैंकिंग एग्जाम हमारे अगस्त से शुरू हो जाएंगे, जहां पे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स और ये सारे एग्जाम्स आपके शुरू हो जाएंगे। दूसरा आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, ये तो शुरू हो ही रहे हैं, आपको पता है। तो बैंक महापैक प्लस में इस समय एनरोल करने से आपका बहुत बहुत फायदा होने वाला है, ये सारे एग्जाम्स उसमें कवर हो जाएंगे। तो आप अपने ये डिस्काउंट कोड को यूज करके महापैक में डबल वैलिडिटी के साथ आ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलूंगी आगे, और आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप इस सेशन को रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो यहाँ पे पॉज कीजिएगा और खुद पहले आंसर निकालेंगे, फिर आप मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। फिलहाल अब ये पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आया है, ये जहां पे कहा जा रहा है कि इफ इन द नंबर 963514, ओके, तो नंबर 963514,728, इस नंबर को हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नंबर हैव एग्जैक्टली द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एज इज देयर इन द एक्चुअल होल नंबर सीक्वेंस। तो कहने की कोशिश ये की जा रही है कि ये जो नंबर आपके सामने लिखा है 1 से लेकर 9 तक, रैंडम यहाँ वहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से लिखूं जैसे कि नंबर्स लिखे जाते हैं, दैट मीन्स कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। तो ऐसे कितने पेयर हैं, या ऐसा कौन सा पेयर है जिसकी वही पोजीशन रहेगी जो पोजीशन उसकी यहां थी, राइट? तो आपको वो पोजीशन वाला बताना है। तो 9 की तो पोजीशन चेंज हो गई, जैसा कि आप देख रहे हो इसकी पोजीशन सेम नहीं है। 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, इसकी पोजीशन सेम नहीं है। 3 की पोजीशन जरूर सेम है, 5 की सेम नहीं, 1 की सेम नहीं, 4 की सेम नहीं, और फिर 7 की पोजीशन भी आपको सेम दिख रही है, 2 की सेम नहीं और 8 की भी सेम नहीं। तो कौन से दो नंबर हैं जिनकी पोजीशन सेम रहेगी जब हम उसको ओरिजिनल नंबर सीक्वेंस में लिख देंगे? तो ऐसे कितने हैं? 3 है और 7 है। तो अपना आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनना चाहिए? अपना आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 एंड 7 मेरा करेक्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे बनेगा। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ूंगी। देखो आप लोगों को पॉज करना है, पॉज करके अपना आंसर निकालना है, फिर आपको मेरे आंसर के साथ मैच करना है, ठीक है? इस तरीके से आप लोगों को बहुत कम समय भी लगेगा और हम अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन बना भी लेंगे। तो क्योंकि आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, इस समय आप अपनी प्रिपरेशन मोड में हो, और आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत बहुत कीमती है, उस बात का हमें पूरा ख्याल है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलूंगी, फाइंड द ऑड वन आउट।
लेटर सीक्वेंस का ऑड वन आउट है। इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। जब इस तरह से ऑड वन आउट आपके सामने आता है ना, तो एक बेसिक सी चीज कर लिया करो कि लास्ट के 2 लेटर को चेक कर लिया करो। अब लास्ट के 2 लेटर को चेक कैसे अगेन यू गाइज विल हैव टू पॉज, पहले खुद आंसर निकालेंगे, फिर मेरे आंसर के साथ आप मैच करेंगे। अब ट्रिक पे आते तो हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 लेटर्स पे हम फोकस करते हैं। किस पे, जैसे आर और एम। अब आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा आसान करना चाहूंगी कि आर और एम, आर की प्लेस वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 18वां लेटर है ना। आर कौन सा 18वां लेटर, 18th लेटर है। एम की बात करूं तो 13th लेटर है। इन दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यूज में क्या डिफरेंस है, इन दोनों लेटर्स की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है। सही बात, करेक्ट है। अगले पे आई जे और एफ। जे की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है 10 होती है और एफ की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है 6 होती है। दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 4। डन, ठीक है। नेक्स्ट पे जी और बी की बात करो। जी की प्लेस वैल्यू कितनी, 7। बी की प्लेस वैल्यू कितनी, 2। 7 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पे आओ वाई और टी। वाई की प्लेस वैल्यू कितनी, 25। टी की प्लेस वैल्यू कितनी, 20। 25 20 का डिफरेंस फिर से 5। उसके बाद एम और एच की बात करेंगे। एम की प्लेस वैल्यू 13 और एच की प्लेस वैल्यू 8। 13 और 8 का डिफरेंस फिर से 5। तो 5 5 एंड 5 एंड 5। तो ये सबके डिफरेंस क्या कॉमन, कहां पे डिफरेंस कॉमन नहीं है, 4 वाले में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये जो है ये मैच नहीं करेगा आपके बाकी ऑप्शंस के साथ। ये ऑड वन आउट है, बाकी सारे सिमिलर लॉजिक पे चल रहे हैं। यस, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑन आवर स्क्रीन। अगेन आप लोगों को पॉज करना है और यहाँ पे मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। पहले आप खुद से अपना आंसर बनाएंगे, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करेंगे। क्या कह रहे हैं, अब देखो आप ये भी समझ रहे हो ना कि क्वेश्चन कैसे आपके आ रहे हैं एग्जाम में, बहुत टफ नहीं बन रहा है क्वेश्चन पेपर। ग्रीवियसली के जो लेटर्स हैं, है ना, इस वर्ड के जो लेटर्स हैं, इसमें से कौन कौन से लेटर निकालने की बात करें, कह रहे तीसरा निकाल लो, 4th निकाल लो, 5th निकाल लो, 10th निकाल लो, ठीक है। तो तीसरा, 4th, 5th एंड 10th, तीसरा लेटर क्या है, आई है, तो आई निकाल लिया हमने। फिर कह रहा है 4th निकालिए। 4th कौन सा, 4th इसके जस्ट आगे वाला यानी कि ई आ गया। उसके बाद कह रहा है 5th निकालो। 5th हो गया 3 4 5, 5th हो गया आपका वी, इसको निकाल लीजिए। और उसके बाद 10th, तो ये 5, ये 6 7 8 9 10, यानी कि एल की बात ये और कर रहा है। तो इन 4 लेटर्स का इस्तेमाल करके, इन 4 अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए, दैट लेटर्स ऑफ द वर्ड द लेटर्स कैन बी यूज्ड ओनली वंस। तो इन लेटर्स का इस्तेमाल करके केवल एक बार ही आपको इस्तेमाल करना। ई का 2 बार यूज नहीं कर सकते, वी का 2 बार यूज नहीं कर सकते, एल का 2 बार यूज नहीं कर सकते। तो आपको सिंगल सिंगल टाइम इनका इस्तेमाल करना है और सिंगल सिंगल टाइम इस्तेमाल करते हुए आपको पता करना है कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन सकते हैं। ऐसे वर्ड्स जिनका आपस में कोई मीनिंग हो, जिनका अपने आप में कोई अर्थ निकले, है ना, मीनिंगफुल वर्ड। अब एक तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, ईवल। कैसे प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को हम, ईवल करके, दुष्ट, है ना, ईवल, नेगेटिव एनर्जी सॉर्ट ऑफ, है ना। एक तो ये वर्ड हम सब जानते हैं, ईवल। दूसरा एक वर्ड इसमें वेल करके आएगा, क्यों, क्योंकि वेल में भी तो यही सारे लेटर्स का इस्तेमाल होता है, वेल आ गया, ठीक है, ये दूसरा लेटर वर्ड बन गया, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है, वेल और ईवल। अब इसके अलावा एक वर्ड जो आप सब जानते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो ये हमारा सेशन कैसे चल रहा है, लाइव चल रहा है ना। और लाइव भी आपके इन्हीं 4 अक्षरों का इस्तेमाल करके बनेगा। तो कितने वर्ड्स बने, ईवल बना, वेल बना और लाइव बना। तो ये 3 मीनिंगफुल वर्ड हमारे बनेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड के इन अक्षरों के साथ यूज करके एक बार। तो ये हमारे 3 वर्ड्स आ गए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि कॉन्सेप्ट, कोडिंग डिकोडिंग, और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कोडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है। कह रहा है कि कॉन्सेप्ट का कोड हमें मिला है, क्या, कॉन्सेप्ट का कोड हमें मिला है DPOBFQU, और आपसे कहा जा रहा है कि इसी तरीके से फेलियर का कोड ये है। तो कोड बताइए लिबर्टी का। मैंने एक ही जो है यहाँ पे एग्जाम्पल रखा है आप लोगों के सामने, और आगे मैं बढ़ूंगी इसके साथ। C से D का मतलब हो गया आपका +1, राइट। C से D का मतलब +1, O से P का मतलब +1, N से O का मतलब +1, C से B का मतलब -1, E से F का मतलब +1, और P से Q का मतलब भी +1, और T से U का मतलब भी +1। तो आगे के 3 +1, लास्ट के 3 +1, लेकिन बीच वाले में हमने क्या किया, -1। और वही लॉजिक हम यहाँ पे अगर लगाएंगे तो अपना आंसर क्या बनना चाहिए, L में +1 करोगे, L के बाद क्या आता है, L के बाद M आता है, I के बाद क्या आता है, J आता है, B के बाद क्या आता है, C आता है। इसमें क्या करना है, -1 करोगे क्या आएगा, D आएगा। R में क्या आता है, S आ जाएगा +1, और T में
+1 करोगे u और y में +1 करोगे तो z। तो ये बन जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें हमारा लॉजिक निकल कर आएगा MJCDSUZ। इज दैट क्लियर? तो ये भी सिंपल है, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। चलिए अगले पे बढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, रैंकिंग की एक छोटी सी पजल पूछी और इस पे बेस्ड आपके 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगेन आप लोगों को यहाँ पे पॉज करना है, खुद पहले एक बार क्वेश्चन को बनाना है और फिर जाके मेरे साथ वापस से इस सॉल्यूशन को समझना है कि क्या हमने ठीक किया है या गलत किया है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास आ गई कि S स्कोर्ड हायर मार्क्स देन Q बट लोअर देन U। इस S ने जो है वो ज्यादा मार्क्स लिए हैं किससे? Q से, लेकिन कम मार्क्स लिए हैं किससे? U से। ठीक है, तो S स्कोर्ड हायर मार्क्स देन Q बट लोअर देन U, ये हो गया। देन नेक्स्ट लाइन, P स्कोर्ड हायर देन S बट लोअर देन R एंड U। P ने स्कोर ज्यादा किया है किसके साथ? S के साथ, बट P ने कम स्कोर किया है R और U से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमें ये हुई है कि ये तो समझ में आ गया कि P ने S से तो ज्यादा स्कोर किया है, लेकिन R और U दोनों से कम किया है। अब R और U अगर दोनों से कम किया है तो क्या मैं यहाँ पे R और U में कुछ कंफर्म कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया इसने ये नहीं बोला कि R ने U से ज्यादा या U ने R से ज्यादा। हाँ, इन दोनों ने P से ज्यादा किया है और इन दोनों ने फिर S से भी ज्यादा किया होगा। दैट इज वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड। तो इनके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं, R और U के बारे में फिलहाल के लिए। आगे बढ़िए, T स्कोर्ड हायर देन R, और इस T ने क्या किया है? स्कोर किया है ज्यादा, किससे? R से ज्यादा स्कोर किया है T ने। उसके बाद नेक्स्ट, द थर्ड लोएस्ट मार्क्स आर 56। थर्ड लोएस्ट मार्क्स वाली बात पे हम बाद में आएंगे, जब हमें पता होगा कि तीसरा लोएस्ट नंबर किसका आया है। जिसका भी आया उसके नंबर 56 आए, 56 आए, वो हम बात की बात देखेंगे। और आगे बढ़िए, R स्कोर 12 मार्क्स मोर देन P, और R ने 12 नंबर ज्यादा लिए हैं किससे? 12 मार्क्स मोर लिए किससे? P से। ओके, एंड U स्कोर्ड लेस देन 69 मार्क्स। तो R के मार्क्स 12 मार्क्स ज्यादा हैं P से। तो क्या इससे आपको ये पता चलता है कि R के मार्क्स P से ज्यादा होंगे? यस, बिल्कुल पता चलता है। अब इस सारे डेटा को आपको कंबाइन करना है और कंबाइन करके एक इसका प्रॉपर डेटा निकालना है कि क्या निकल कर आएगा। वो देखते हैं कि क्या बन रहा है। देखो, इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको पता चलेगा S के आगे Q है और यहाँ पे P S से ज्यादा है, S Q से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकती हूँ कि P के मार्क्स S से ज्यादा है, S के मार्क्स आपके Q से ज्यादा है। ये इन दोनों को कंबाइन करके बोल पाओगे। R और U दोनों, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट U को नहीं लिया क्योंकि U के मार्क्स S से तो ज्यादा है, वो तो क्लियर कट है। बट आपको अगली वाली लाइन में पता चला कि R और U दोनों के मार्क्स P से ज्यादा है और P के ऑटोमेटिकली S से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख पाए कि R और P R और P नहीं, R और U दोनों के मार्क्स किससे? P से ज्यादा, P के किससे? S से ज्यादा, और S के किससे? Q से ज्यादा। उसके बाद लास्ट में आपके पास एक ये स्टेटमेंट आती है कि T के मार्क्स R से ज्यादा है। तो हमने यहाँ पे T को प्लेस कर दिया कि T के मार्क्स जो है वो R से ज्यादा। अब R और U में हमें क्लैरिटी नहीं कि किसके ज्यादा किसके कम है। नाउ हैव अ लुक एट दिस। तो मैं टॉप से बॉटम की तरफ लिखूं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं प्लेस करूं तो आई विल से T यहाँ पे आएगा, R यहाँ पे आएगा, या फिर U यहाँ पे आ जाएगा, U यहाँ पे, या फिर R यहाँ पे, फिर P आ गया, फिर S आ गया, और फिर आपके पास Q आ गया। अब इन डिटेल्स को आप फिक्स कर सकते हैं। ये देखिए, द थर्ड लोएस्ट मार्क्स आर 56। थर्ड लोएस्ट का क्या मतलब है? ये जो इंसान है, सबसे लास्ट वाला, इसके नंबर कितने हैं? लोएस्ट है। इसके सेकंड नंबर पे लोएस्ट है और इसके तीसरे नंबर पे लोएस्ट है। तो 56 मार्क्स आए हैं P के, और ये थर्ड लोएस्ट मार्क्स है हमारे पास इस कैटेगरी में। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि R ने 12 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं P से। अगर R ने 12 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं P से, तो हम ऐसा बोल पाएंगे, साइड में मैं लिख देती हूं कि R के मार्क्स कितने? 56 प्लस 12 हो जाएगा, और 56 प्लस 12 आप करेंगे तो आई थिंक 68 मार्क्स आएंगे। कितने आएंगे? 68 मार्क्स आएंगे। तो इस बात को मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि R एग्जैक्ट कौन सी प्लेस लेगा, ये वाली लेगा या ये वाली लेगा, दैट वी आर नॉट श्योर ऑफ। फिर अगली लाइन, U स्कोर्ड लेस देन 69 मार्क्स, और U के नंबर 69 से कम है। तो U के नंबर ऐसा हो सकता है कि 68 ही हो, है ना। हमें ये तो समझ में आ ही रहा है कि U के नंबर 56 से ज्यादा होंगे, 69 से कम होंगे। तो हो सकता है U के मार्क्स 68 हो, U के मार्क्स R से भी कम हो सकता है U के मार्क्स 60 आ जाए, वी हैव नो आइडिया। और R के जो मार्क्स बन रहे हैं उसको हमने साइड पे लिख दिया क्योंकि वो हमें क्लियर कट है।
ये बनेगा आपका एंटायर स्ट्रक्चर। अब इस एंटायर स्ट्रक्चर के बाद इन्होंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे मैंने इसको अलाइन भी कर दिया है। अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर Q प्लस R की वैल्यू हम 111 आपको दे दें, और इस केस में अब आपको पता है कि R की वैल्यू हमारे पास क्लियर है, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 68 है ना। तो Q की वैल्यू निकाल लोगे यहां से, तो Q की वैल्यू कितनी होती है कि 111 माइनस R की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है अपने पास 68 है, माइनस करोगे क्या निकल कर आएगा 11 माइनस 8 यानी कि 3, और ये हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4, 43 आपके पास Q की वैल्यू आ जाती है। फिर कह रहा है कि P प्लस T की वैल्यू 137 है। अब अगर P प्लस T की वैल्यू 137 है और T की वैल्यू मेरे पास नहीं है लेकिन P की वैल्यू मेरे पास है 56, तो ये T की वैल्यू कितनी 137 माइनस 56, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 8, 81 T की वैल्यू आ गई। तो यहां से आ गई आपकी Q की वैल्यू और यहां से आ गई आपकी T की वैल्यू। अब Q और T दोनों की वैल्यू आने के बाद आप ये निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। Q की वैल्यू हमने कितनी निकाली 43, T की वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहाँ पे 81, दोनों को ऐड करना ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा 31484, 124 इज आर करेक्ट रिस्पॉन्स, एज सिंपल एज दैट। इजी था ना, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मतलब पॉसिबल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल स्कोर ऑफ एस, एस का पॉसिबल स्कोर क्या हो सकता है। अब ये ना हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखो इस एस का पॉसिबल स्कोर जो भी होगा वो 56 से क्या होगा, कम होगा, 56 से कम होना चाहिए। तो एस का पॉसिबल स्कोर 56 से कम होना चाहिए। 56 से कम 54 है, बिल्कुल है, 48 भी है, 58 भी है, 51 भी, ऑल ऑफ दीज क्या मार्क करोगे यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में खेलने की कोशिश करिए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं, हम सीधे सीधे बोल सकते हैं आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों, क्योंकि एस का जो स्कोर होगा वो 56 से कम, और 56 से कम सारे स्कोर्स यहाँ पे हैं, एंड दैट इज वाई हमारा आंसर भी क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे पॉसिबल मार्क्स हो सकते हैं एस के। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा आपके इस एग्जामिनेशन में, वो है आपका ये वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है क्या, जिसमें आपको दिए गए 6 इवेंट्स टेक प्लेस ओवर 3 मंथ्स। तो 6 डिफरेंट इवेंट, कभी कोई बर्थडे हो गया, कोई पार्टी हो गई, कुछ भी इवेंट लगा लो आप, होली का त्योहार की सेलिब्रेशन चल रही है, तो 6 अलग अलग इवेंट थे जिनको 3 महीनों में लगाया गया। 3 महीने में 3 मंथ्स में 2 डेट पे लगाया गया। एक डेट 9 तारीख रखी, एक डेट आपकी 13 तारीख रखी। वो मंथ्स क्या थे, वो मंथ थे आपके मई, जुलाई और सितंबर। तो मई मंथ में 9 तारीख और 13 तारीख, जुलाई में 9 तारीख और 13 तारीख, और सितंबर की भी 9 तारीख और 13 तारीख। उसके बाद इसमें मिली है आपको इंफॉर्मेशन। अगेन आप लोगों को यहाँ पे करना है पॉज, और आप लोगों को बनाना है इस स्ट्रक्चर को। एक बार आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा तो उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ओवर टू यू गाइस, मैं यहाँ पे डायरेक्टली शुरू कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन आप लोगों को पॉज करना है, पहले खुद सॉल्व करना है, फिर मेरे आंसर के साथ मैच करना है, ये जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आधा सेकेंड का मुझे टाइम दो, फिर मैं शुरू करती हूँ। चलिए आई थिंक शुरू कर सकते हैं। ओके चलो, जो हिंदी में भी स्टूडेंट है ना, जो हिंदी में शायद क्वेश्चन ज़्यादा समझ पाते हैं, प्लीज़ मैं उनसे बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि अगली वाली स्क्रीन पे ना देखो मैंने सिर्फ ये रखा हुआ है, इंग्लिश वाला रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। ओके चलो अब आगे लेके चलते हैं आपको। और अगली लाइन में मैंने क्या किया, मैंने मेन इंफॉर्मेशन रखी है, बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने हाइड कर दी है क्योंकि जगह की थोड़ी कमी हो रही थी। तो अब हमें कुछ इस तरह से, मैं वापस से लेके चलती हूँ आपको यहाँ पे। अपने पास मंथ्स है मई, जुलाई एंड सितंबर। ओके ऑल राइट, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं मई, और मई में 31 डेज होते हैं, ये जरूरी हो जाता है इन क्वेश्चंस में मेंशन करना। मई हो गया, या थोड़ा सा इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। मई में नंबर ऑफ डेज होते हैं आपके 31, ये एक मंथ हो गया। मई के बाद आपके पास था जुलाई, और जुलाई में भी नंबर ऑफ डेज आपके 31 होते हैं, और उसके बाद है आपका सितंबर में नंबर ऑफ डेज आपके 30 होते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना दिस। नाउ डेट्स हमें दिए हैं, एक 9th है और एक दूसरी डेट आपके पास जो थी वो 13th है,
ठीक है, मैं यहाँ पर ही अपना एक दूसरा अरेंजमेंट भी बनाऊंगी। ये 9th डेट हो गई और ये हो गई आपकी कौन सी 13th हो गई। ठीक है, डिपेंड करेगा कि क्या सही और क्या गलत, तो हमने दो पॉसिबिलिटीज लेके हम चल पड़े। ओके, चलो अब आगे बढ़े। सबसे पहली कहानी क्या है, इवेंट ए। और एक बात और, अभी आपने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि इसमें मुझे इवेंट के साथ, अब ये स्केड्यूल पजल है आपकी, जहां पे आपको स्केड्यूल करना है कि कब क्या चीज हुई, इसी को स्केड्यूल पजल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इवेंट्स के साथ साथ ये भी बताना है कि कौन सा इवेंट किस जगह पे हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड, राजस्थान, केरला, कर्नाटक जैसी बातें आपको दिखाई दे रही है। पहले शुरू करेंगे यहां से। इवेंट ए अकर्स ऑन अ प्राइम नंबर डेट एंड इन अ मंथ विच हैज 31 डेज। तो इवेंट ए जो है वो एक प्राइम नंबर डेट पे हुआ है और एक ऐसे मंथ में हुआ है जिसमें 31 डेज होते हैं। तो मंथ 31 डेज वाला ये है और मंथ 31 डेज वाला आपका ये है। ठीक है, ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम ये करेंगे, दो जगह पे लेके चल लेंगे। तो एक क्या कर लो, एक आप रख लो ए को। अच्छा, इसमें से प्राइम नंबर डेट कौन सी है, 9 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, 13th है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो ए 13th डेट में हुआ है इवेंट, और या तो मई मंथ में हुआ या जुलाई में हुआ, क्योंकि 31 डेज वाले मंथ में हुआ है। तो एक तो आप ए को यहां लिखेंगे, दूसरे में आप ए को यहां लिखेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। 2 इवेंट्स बिटवीन ए एंड उत्तराखंड वाला इवेंट। तो दो इवेंट हुए हैं ए के बीच में और वो इवेंट जो उत्तराखंड में हुआ। अब क्योंकि यहाँ पे ये ए है तो एक का गैप, दो का गैप यहाँ पे होना चाहिए उत्तराखंड वाला इवेंट। इस वाले केस में मैं ए से ऊपर जाऊंगी तो एक का गैप, दो का गैप, यहाँ पे होना चाहिए उत्तराखंड वाला इवेंट। क्यों, क्योंकि नीचे आओगे तो दो के गैप के बाद फिर आपके पास जगह नहीं है उत्तराखंड रखने की। अगले पे आइए, अगला स्टेटमेंट, केरला इवेंट टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर उत्तराखंड। और केरला वाला जो इवेंट है वो तुरंत बाद हुआ है किसके, उत्तराखंड के। उत्तराखंड अगर यहां हुआ है तो केरला आपका यहां पे आ जाएगा, उत्तराखंड अगर यहां हुआ है तो केरला वाला इवेंट आपका इसके जस्ट तुरंत बाद आ जाएगा। एज मेनी इवेंट टेक प्लेस बिफोर सी एज आफ्टर केरला। केरला के बाद जितने इवेंट हुए हैं उतने ही इवेंट होने चाहिए नंबर में सी से पहले। केरला के बाद कितने, 0 इवेंट, तो सी से पहले कितने, 0 इवेंट। यहां पे केरला के बाद कितने, 4 इवेंट, तो सी से पहले 4 इवेंट, तो सी यहां पे आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, आगे बढ़ती है। 1 इवेंट टेक्स प्लेस बिटवीन सी एंड राजस्थान, और एक इवेंट होगा सी के बीच में और राजस्थान के बीच में। ये सी 1 का गैप यहां पे आ जाएगा राजस्थान वाला इवेंट। ये सी 1 का गैप के बाद आगे जगह नहीं, तो ऊपर की तरफ जाइए, सी 1 का गैप और यहां पे आ जाएगा आपका राजस्थान वाला इवेंट। नेक्स्ट, नो इवेंट टेक्स प्लेस बिटवीन राजस्थान एंड ई। इसका क्या मतलब है कि राजस्थान के या तो जस्ट पहले या जस्ट बाद में ई इवेंट होना चाहिए। राजस्थान के जस्ट पहले ए हो रहा है, राजस्थान के जस्ट बाद में मैं ई यहां पे लिख सकती हूँ। राजस्थान के जस्ट बाद में ए हो रहा है, राजस्थान से जस्ट पहले मैं ई यहां पे लिख सकती हूँ। तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। द इवेंट ई डजंट टेक प्लेस इन राजस्थान, कह रहा है कि इवेंट ई जो है ये गड़बड़ है, यहाँ पे ई नहीं होगा, ये थोड़ा सा दिक्कत है। देखो करेक्ट कर लो, यहाँ पे दिया हुआ है नो इवेंट टेक्स प्लेस बिटवीन राजस्थान एंड ई, ये हमने अभी अभी लिखा, मतलब बनाया है। इसके अगली लाइन जो है वो ये, द इवेंट डी डज नॉट टेक प्लेस इन राजस्थान। जो इवेंट डी है वो राजस्थान में टेक प्लेस नहीं करेगा, और यहाँ पे इसमें गलत कॉपी हो गया है शायद। यहाँ पे कह रहा है कि द इवेंट ई डज नॉट टेक प्लेस इन राजस्थान, इसको ई की जगह डी करो इसको। ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन में देखा, एक बार हिंदी वाले में और कंफर्म कर लेते क्या कह रहा है कि राजस्थान और ई के बीच कोई घटना नहीं होती। ठीक है, ये तो ये वाली लाइन हो गई हमारी, और घटना डी राजस्थान में नहीं होगी, तो वही है, घटना डी जो है वो राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो घटना डी राजस्थान में नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हम डी नहीं लिख सकते, यहाँ पे हम डी नहीं लिख सकते। ओके, ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन अपने पास आती है, त्रिपुरा इवेंट टेक्स प्लेस बिफोर पंजाब। तो त्रिपुरा वाला इवेंट जो है वो पंजाब से पहले हो जाएगा, इसको मैंने साइड पे लिख दिया है। इवेंट सी डज नॉट हैपन इन त्रिपुरा, त्रिपुरा सी में नहीं होना चाहिए। इवेंट डी टेक्स प्लेस आफ्टर बी, इवेंट डी टेक्स प्लेस आफ्टर बी बट बिफोर एफ, लेकिन ये एफ से पहले होना चाहिए। तो जो डी इवेंट है ना वो बी के बाद में होगा, एफ से पहले होगा। तो मैं डी को कहाँ रखूं और बी को कहाँ रखूं, एफ को कहाँ रखूं। यहाँ पे हमारे पास क्या, सी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे ई आ गया, एक ये जगह खाली, एक ये जगह खाली, एक ये जगह खाली, जिसमें डी के पहले बी और डी के बाद में एफ। तो ऐसे में हमें ये दिख रहा है कि हम यहाँ पे डी को रख पाएंगे ताकि डी से पहले हम यहाँ पे किसको, बी को रख सके,
और डी के बाद में हम यहाँ पे एफ को रख सकें। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हो रहे, ठीक है। तो ये हो गया CABEDF, यहां तक तो डन एंड डस्टेड, कोई दिक्कत नहीं। इधर पे आ जाते BDF, तो यहां पे लिख दीजिए आप B, ये हो गया B, ये हो गया E। यहाँ पे मुझे D लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे A है, यहाँ पे C और यहाँ पे मुझे F लिखना पड़ेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे ही हमने यहाँ पे D लिखा, ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत, क्योंकि D इवेंट राजस्थान में नहीं होना था। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जाके हमारा ये अरेंजमेंट फ्लॉप हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये डन हुआ। उसके बाद लास्ट वाली लाइन जो शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, उसको मैं एक बार दिखा देती हूँ। लास्ट में एक लाइन लिखी, 1 इवेंट टेक्स प्लेस इन कर्नाटका, और एक इवेंट आपके कर्नाटका शहर में होता है, और वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो शायद छुप रहा होगा। तो एक इवेंट आपका कर्नाटका में हो रहा है। अच्छा, कर्नाटका पे आएंगे हम बाद में। क्यों? रीजन उसका यह है कि पहले आप त्रिपुरा और पंजाब वाली कंडीशन लगा दीजिए, है ना। पहले हम क्या करेंगे, त्रिपुरा और पंजाब वाली कंडीशन लगाएंगे। कह रहा है कि त्रिपुरा सी में नहीं होगा और पंजाब से पहले त्रिपुरा होगा। ये हो गया आपका केरला, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया राजस्थान। अब हम कहाँ रखें पंजाब के, उससे पहले त्रिपुरा हो जाए। मैंने अगर यहाँ पे पंजाब रखा तो मैं यहाँ पे त्रिपुरा रख पाऊंगी, और सी में त्रिपुरा नहीं आएगा, मतलब सब कुछ सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इसका जस्ट उल्टा करोगे कि आपने यहाँ पंजाब रखा, यहाँ त्रिपुरा, आएगा ही आएगा। यहाँ पंजाब रखोगे, त्रिपुरा के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। तो सारे हिट एंड ट्रायल करके हमें एक चीज कंफर्म हो जाती है कि भाई यहाँ पे क्या करना चाहिए, ई में कर दो पंजाब फिक्स, ताकि पंजाब से पहले यहाँ पे क्या आ जाए, त्रिपुरा आ जाए। और लास्ट वाली जानकारी जो थी कि एक इवेंट कर्नाटका में हो रहा है, तो कर्नाटका वाला इवेंट करवा दीजिए आप सी में, मतलब सी इवेंट जो है वो कर्नाटका में हो जाएगा। आई होप वी आर क्लियर, राइट। तो सी इवेंट कर्नाटका में, ए हो रहा है आपका इवेंट कहाँ, त्रिपुरा में, बी इवेंट राजस्थान में, ई इवेंट पंजाब में, डी इवेंट उत्तराखंड में, और एफ इवेंट आपका हो रहा है केरला में। तो आई होप वी आर वेरी मच क्लियर विद द क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन ये इन्होंने इस तरह से बना रखा है, बात वही है, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी इवेंट्स टेक प्लेस आफ्टर उत्तराखंड। अब देखो, अगर आपने ये पजल बना ली तो इस पे 3 क्वेश्चन आपके आएंगे। 3 क्वेश्चन आप बड़े आराम से आंसर कर लोगे, 3 या 4 क्वेश्चन। कि कह रहा है कि कितने इवेंट हैं उत्तराखंड के बाद। उत्तराखंड के बाद एक इवेंट आपका ये हुआ है, एक इवेंट आपका ये हुआ है, और एक इवेंट आपका ये हुआ है, राइट। तो उत्तराखंड के बाद हुए हैं 3 इवेंट, राइट। यहाँ पे भी सॉरी गाइस, ओ अच्छा सॉरी, ये मई, ये जुलाई और सितंबर। तो उत्तराखंड के बाद सितंबर में 9 तारीख को एक इवेंट हो गया आपका ये उत्तराखंड वाला। दूसरा इवेंट सितंबर में आपके केरला हो रहा है केवल, तो एक ही इवेंट होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 1। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, इवेंट बी इज नॉट हैपनिंग इन पंजाब। तो इवेंट बी पंजाब में नहीं हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राजस्थान में हो रहा है, तो ये बात सही है आपकी। देन केरला इवेंट टेक्स प्लेस ऑन 13 सितंबर। तो क्या केरला वाला इवेंट जो है वो आपका 13 सितंबर को हो रहा है? यस, 13 इज द डेट एंड द मंथ इज सितंबर। तो 13 सितंबर को हो रहा है आपका केरला वाला, ये बात भी सही है। सी इज नॉट द फर्स्ट इवेंट इन द ईयर, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि सी हमारा पहला इवेंट है साल का। 9 तारीख मई आपका इवेंट जो है वो सी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आई होप यहां तक हम क्लियर हैं। चलिए ग्रेट। बाकी ऐसी है कि इसका अगला क्वेश्चन है कि 9 जुलाई को कौन सा इवेंट हुआ है। तो 9 जुलाई को आपका राजस्थान वाला इवेंट हुआ है, यानी कि बी इवेंट हुआ है आपका। इसको आंसर करने में क्या ही टाइम लगेगा। इसमें से आपको ऑड वन आउट बताना है। ई डी की बात करें तो ई और डी है, फिर कर्नाटका राजस्थान है, डी त्रिपुरा है, ए पंजाब है, बी ई है। तो इसमें या तो डेट कॉमन होगी, या फिर इनके बीच का गैप कॉमन होगा, या मंथ आपका 31 डेज वाला होगा। कुछ इस तरह का लॉजिक होगा जो आप कर लेंगे। तो आई थिंक यहां तक हम क्लियर हैं बहुत अच्छे से। नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन थॉरली। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक आइडिया जरूर लगा होगा कि हमें किस लेवल पे प्रिपरेशन लेके जानी है। अगर आपके इस सेशन के बाद भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइएगा। एंड वी विल बी एंडिंग द सेशन विद, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ, राइट, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो अगर आप अपने अंदर वो क्षमता रखते हैं, अपने अंदर वो विश्वास रखते हैं कि हाँ हम कर ले जाएंगे, तो आप कर ले जाएंगे। तो वही कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़ते रहिए लाइफ में। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड। वापस आऊंगी मैं
सेबी का बैच गाइज अपना लॉन्च हो चुका है। अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो तो बैच से जुड़ सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि मैम इस साल के हमें बहुत सारे एग्जाम्स लिखने हैं, हमें बैंक के एग्जाम देने हैं, हमें IBPS, SBI, नाबार्ड, RBI ये सारे एग्जाम्स देने हैं, फिर उस केस में आई विल सजेस्ट कि आप बैंक महापैक प्लस से जुड़ जाइए। आपको इस समय फ्लैट 80% डिस्काउंट भी मिल रहा है, जिसमें 79% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा डिस्काउंट कोड लगा के Y651। और इसके साथ साथ आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कहां से मिलेगा? अड्डा की ऐप से मिलेगा। तो टोटल 80% डिस्काउंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नाउ दिस इज द सेबी बैच, क्योंकि सेबी आपके 3 स्ट्रीम के लिए निकाला गया। जनरल स्ट्रीम का बैच आपको अलग मिल जाएगा, जो आपका IT वाला बैच है वो आपको अलग मिल जाएगा, और जो आपका लॉ का बैच है वो आपको हमने अलग शुरू किया। तो तीनों बैचेस हमारे शुरू होने जा रहे, कमेंस होने जा रहे। कब से? दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 29 ऑफ मार्च। तो इन बैचेस में आप जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बहुत बढ़िया कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में। ये बैचेस आपके फेज 1, फेज 2 दोनों फेजेस की तैयारी कराएंगे, और आपके सिलेक्शन में आपका साथ बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक हम रहेंगे आपके साथ। अगर मुझे ये बैच लेना है तो बैच को कैसे ले सकते हैं? उसके लिए अगेन गाइज अ वेरी सिंपल थिंग, आपको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाना है, और वहां पे जाके हमें ऑल कोर्सेज में हमें जाना है। कहाँ? रेगुलेटरी बॉडी SO चैनल पर, और यहाँ पे है अपना ये सेबी का बैच। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जनरल स्ट्रीम का चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, और क्लिक करके आप यहाँ पे कर दीजिए बाय नाउ। यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा दीजिएगा Y651 और कर देंगे आप अप्लाई। तो 2939 में आपको ये बैच मिलेगा। और इस बैच की अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं, देखो ये इस समय आपके डिस्काउंट्स चल रहे इसलिए 2939 का, अदरवाइज ये बैच की फीस आपको 3200 कुछ पड़ती है। तो मेक श्योर करोगे कि अगर हमें अभी बैच में जाना है तो दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपको सबसे कम फीस पे आपको ये बैच मिल रहा है, ठीक है। तो 2939 ये लगा लेना, Y651। और साथ ही साथ अड्डा की ऐप से ही जाके परचेस करेंगे। अड्डा की ऐप में आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, जितने कॉइन्स है सब लगा देना, फीस और कम हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द डिस्काउंट कोड, और ये डिस्काउंट कोड आप बैंक महापैक प्लस के लिए भी लगा सकते हैं। बैंक महापैक प्लस के लिए लगा दीजिएगा। और इसमें भी मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि 6 मंथ्स वाला प्लान ऑप्ट करना, 6 महीने वाला प्लान ऑप्ट करना, ताकि 6+6, क्योंकि डबल वैलिडिटी चल रही है, तो 6+6 पूरा 1 साल के लिए आपका वो महापैक वैलिड हो जाएगा। तो आपके फीस भी आपको कम लगेगी, और आपके सारे एग्जाम्स इस साल के कवर हो जाएंगे इस महापैक में। तो 6 मंथ्स + 6 मंथ्स वाले को ऑप्ट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ गाइज ऑल द वेरी बेस्ट एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। एंड आई होप ये सेशंस आपको बहुत बहुत हेल्प करें आपके सेबी एग्जाम के लिए। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हुए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी लाइव क्लासेस में। ऑल द बेस्ट।